तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक, और इसकी हम फाइंड करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। सही है, चलो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? ये एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो किसी मेटल के फ्रेम में या प्लास्टिक के फ्रेम में फिट होता है, ठीक, और इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। शायद आपने देखा भी होगा कभी। और इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। ये आपको समझ आ जाएगा कि फोकल लेंथ हम शॉर्ट क्यों लेते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ये होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक। क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट डी। डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इमेज के द्वारा हमारी आई पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है वो, जबकि इमेज कहाँ बनी हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बनी हो। और नॉर्मल आई के लिए डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, शायद आपको पता हो। तो हमें क्या करना है? इमेज को कहाँ फॉर्म करना है? डी पर फॉर्म करना है। और वो इमेज हमारी आई पर जितना एंगल फॉर्म करेगी वो हमें यहाँ लेना है, उसको हम बीटा कहेंगे। उसके बाद अपॉन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट डी, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हमें साफ सुथरा स्पष्ट कब नजर आएगा? जब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर रखा हो, यानी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हो। तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जितना एंगल फॉर्म करता है उसको हम लिखते हैं अल्फा। उसको हम क्या लिखते हैं? अल्फा। इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो होगा उसी को हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, ठीक। तो इसका यूज़ हमें करना है। अब देखो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। अब आ जाइए फिगर पे। ये देखिए, ये फिगर है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। अच्छा, अब कॉन्वेक्स लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज कब बनाता है? जब उस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ओ और फोकस के बीच में रख दिया जाए, तभी तो इस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बन पाएगी ना। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ए बी को एफ और ओ के बीच में रख दिया और इसकी इमेज बड़ी बन गई। उसके बाद मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इतना ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा एडजस्ट किया कि ये जो इमेज है बच्चों, ये डी पर बने। कहाँ बने? डी पर, क्योंकि डी पर बनने वाली इमेज को ही हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया, मान लेते हैं x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया और इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बनने लगी। कहाँ पर? डी पर बनने लगी। अब ये जो इमेज है बच्चों, ए डैश बी डैश, ये हमारी आई पर कितना एंगल बना रही है? बीटा एंगल बना रही है, ये वाला, ठीक। तो बीटा एंगल यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अल्फा के लिए क्या करना है? एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट डी। अगर मान लो हमने लेंस को हटा दिया, अब मान लो हमने लेंस को हटा दिया, इसको मैंने छुपा दिया बच्चों, ये देखो, और हम इसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं और स्पष्ट देखना चाहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? डी पर रखना पड़ेगा, तभी तो हम स्पष्ट देख पाएंगे। तो मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये मैंने बिना लेंस के, लेंस नहीं लगाया, इसको मैंने बना दिया, वो गलती कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट अब हम क्या करेंगे? बिना लेंस के देखेंगे, कहाँ पर हमें स्पष्ट नजर आएगा? डी पर स्पष्ट नजर आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, यानी डी पर रख दिया, ये रहा डी, इस तरीके से। तब ये ऑब्जेक्ट हमारी आई पर कितना एंगल बना रहा है? तो आंसर है अल्फा बना रहा है। ये देखिए अल्फा बना रहा है। तो हमें दोनों एंगल प्राप्त हो गए ना। अब हम देखो ज्योमेट्री की मदद से कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखो, तो m बराबर क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। मान लो ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो बीटा को टैन बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा को टैन अल्फा भी लिख सकते हैं। अब टैन बीटा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो टैन बीटा, अब बच्चों देखो, टैन बीटा की वैल्यू हम इस छोटे वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं और हम इस बड़े वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो टैन बीटा की वैल्यू हम छोटे वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, इस वाले। तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका? ए बी अपॉन बेस। बेस कितना होगा बच्चों? ओ बी होगा, ठीक है। टैन बीटा आ गया। अब हम टैन अल्फा निकालेंगे। टैन अल्फा के लिए यहाँ आ जाइए। तो टैन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन बेस। बेस क्या हो गया? ओ बी डैश, ओ बी डैश। अब आप ये बताओ, इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाए हैं ना, मतलब ए बी को ही मैं यहाँ लाया हूँ जिसको मैंने कह दिया ए डैश बी डैश। तो आप ये बताओ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हाइट बराबर होगी ना। तो ए बी बराबर ए बी डैश हो गया। तो बच्चों जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों कट भी जाएंगे और ओ बी डैश ऊपर जाएगा, ओ बी नीचे जाएगा। ये सब करना आता होगा। तो अब जो एम की वैल्यू आई है, तो एम बराबर हो गया ओ बी डैश अपॉन ओ बी। और बच्चों बताओ, ओ बी डैश की वैल्यू क्या होगी? डी होगी। क्या होगी? डी होगी। और ओ बी की वैल्यू क्या होगी? ओ बी की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए, ओ बी की वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी, है ना। तो एक तो कंडीशन ये मिल गई एम की, है ना। अब आप ये बताओ, मान लेते हैं ये जो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, इसकी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल एफ है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? स्मॉल एफ है। तो हमें मालूम है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। अब बताओ इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है? तो आंसर है डी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। तो डी लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस ले लोगे, माइनस डी। यू कितना है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एक्स पर रखा है। तो एक्स कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स, तो माइनस एक्स हो गया, बराबर 1 अपॉन एफ, प्लस हो गया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है डी से ऑन बोथ साइड। जब डी से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से डी डी कैंसिल होगा, -1 आएगा, यहाँ इसके ऊपर डी आ जाएगा, डी अपॉन एक्स, और यहाँ भी डी अपॉन एफ हो जाएगा। उसके बाद बच्चों बताओ, डी अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं, और -1 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस डी अपॉन एफ। और यहाँ से साफ साफ क्लियर है कि अगर हम एफ को देखें तो अगर मान लो किसी लेंस का फोकल लेंथ कम है तो उसका मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी वो अगर मुझे मैग्नीफाई करके इमेज को देखना है तो उसकी फोकल लेंथ को कम ही रखना पड़ेगा, तभी तो मैग्नीफाई होगी। देखो, है ना, फोकल लेंथ कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, फोकल लेंथ कम होगा तो एम ज़्यादा होगा। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पर शॉर्ट फोकल लेंथ रखी जाती है। अब इसका एक केस और है, एक केस और है, वो देखिए। अगर हम इसको इतना एडजस्ट कर दें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इतना एडजस्ट कर दें कि इसकी इमेज को, ये जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ये इनफाइनाइट पर बनने लगे, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दें, कहाँ रख दें? फोकस पर रख दें, तो इसकी इमेज कहाँ बनने लगेगी? इनफाइनाइट पर बनने लगेगी। और जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे तो ओ से एफ के बीच की डिस्टेंस, ये जो एक्स है वो बड़ी हो जाएगी ना, इसको भी हम एक्स ही कह देंगे। मतलब अभी एक्स यहाँ पर है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा तो ये एक्स यहाँ हो जाएगा, ठीक। इसको करते हैं, देखिए, इसको करते हैं, ये आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए बच्चों,
केस नंबर 2, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट अब जो वहाँ एफ और ओ के बीच में था, वो ऑब्जेक्ट कहाँ मैंने रख दिया, एफ पर रख दिया। और अब देखो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फाइनाइट पर। और पहले यहाँ वाली डिस्टेंस एक्स थी, अब मैंने इसको एक्स कह दिया। ठीक, तो m बराबर क्या होता है, डी अपॉन एक्स, अभी आपने पढ़ा था। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एक्स। वी यानी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फाइनाइट पर, तो वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस, सॉरी इसमें माइनस मैंने लगा दिया, ये होना चाहिए राइट हैंड साइड में ना, तो प्लस में। ओके, ये जीरो हो जाएगा ना बच्चों, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब बताओ u की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स हो जाएगी, है ना, प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स बचेगा, 1 अपॉन एफ बचेगा। तो उसके बाद d से मल्टीप्लाई करना है, d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो d अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d अपॉन एफ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m। तो ये बच्चों फॉर्मूला है, जब इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी, तब मैग्नीफाइंग पावर है ये। और यहाँ से भी क्लियर है, अगर फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। धन्यवाद।